नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि पोषक पदार्थों की संख्या कितनी होती है, कार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, अकार्बनिक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं तथा उपयोगिता के आधार पर हम पोषक पदार्थों को कितने भागों में विभक्त करते हैं आदि से जुड़े सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक पदार्थों को ही हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स का ही हिंदी रूपांतरण होता है आपको पोषक पदार्थ। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर पोषक पदार्थ कहते किसे हैं। तो जीवों के शरीर में संपूर्ण जैविक क्रियाओं के संचालन और संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पदार्थ को ही हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। अब आगे पोषक पदार्थ की 7 प्रकार होती है और 7 प्रकार के पोषक पदार्थ के तहत आपको वसा आता है, प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, विटामिन आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आते हैं, जल आते हैं और ये खनिज लवण आते हैं। यही 7 प्रकार के पोषक पदार्थ आपको जीवों के शरीर में संपूर्ण जैविक क्रियाओं के संचालन और संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ की श्रेणी में आपको वसा आता है, प्रोटीन आते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट आते हैं। अब ये जो 7 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, इनमें जल और खनिज लवण को छोड़ने के बाद जो शेष पोषक पदार्थ हैं जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, इन्हें हम लोग कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में कौन कौन से पोषक पदार्थ आ गए? वसा आ गए, प्रोटीन आ गए, कार्बोहाइड्रेट आ गए, विटामिन आ गए और न्यूक्लिक अम्ल आ जाते हैं। और शेष जो 2 पोषक पदार्थ है जल और खनिज लवण, ये जल और खनिज लवण आपको अकार्बनिक पोषक पदार्थ के तहत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बनिक पोषक पदार्थ के तहत कौन कौन से पोषक पदार्थ आते हैं। तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। और अकार्बनिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत आपको कौन कौन से पोषक पदार्थ आते हैं? जल और खनिज लवण। यानी कि यूं कहें कि कार्बनिक पोषक पदार्थ आप वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं और अकार्बनिक पोषक पदार्थ आप जल और खनिज लवण को कहते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर हम पोषक पदार्थ को 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 भागों में पहला भाग आ जाता है आपको ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ, दूसरा उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ, तीसरा वृद्धि और निर्माणात्मक पोषक पदार्थ और चौथा आ जाता है अनुवांशिक पोषक पदार्थ। अब ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक पदार्थ को ही हम लोग ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं। और ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के तहत आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। यानी कि जीवों के शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब दूसरा उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ। तो उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पोषक पदार्थ को ही हम लोग उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ कहते हैं। और उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ के तहत आपको जल, खनिज लवण और विटामिन, यानी कि ये 3 जल, खनिज और विटामिन जीवों के शरीर में उपापचयी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अब आगे आता है वृद्धि और निर्माणात्मक पोषक पदार्थ। तो जीवों के शरीर में वृद्धि और निर्माणात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पोषक पदार्थ को ही हम लोग वृद्धि और निर्माणात्मक पोषक पदार्थ कहते हैं। और वृद्धि और निर्माण पोषक पदार्थ के तहत आपको प्रोटीन आते हैं। यानी कि जीव के शरीर में वृद्धि, निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत और विकास में यही प्रोटीन आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब अगला अनुवांशिक पोषक पदार्थ। तो जीवों के शरीर में अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित या एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित करने वाले पदार्थ को ही हम लोग अनुवांशिक पोषक पदार्थ कहते हैं। और अनुवांशिक पोषक पदार्थ के तहत आपको न्यूक्लिक अम्ल आता है। यानी कि यही न्यूक्लिक अम्ल जीवों के शरीर में अनुवांशिक गुणों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करता है या अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपको यही न्यूक्लिक अम्ल अदा करता है। आइए इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोषक पदार्थ को उपयोगिता के आधार पर हम लोग 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो पहले भाग को हम लोग ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं। और ये ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ जीवों के शरीर में
ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका आते हैं, और ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के तहत आपको वसा आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। यानी कि यही वसा और कार्बोहाइड्रेट जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ, तो उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इसके तहत आपको जल, खनिज, लवण और विटामिन आते हैं। यानी कि जल, खनिज, लवण और ये विटामिन जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आगे वृद्धि और निर्माणात्मक पोषक पदार्थ, ये जीवों के शरीर में वृद्धि, निर्माणात्मक कार्य तथा सेल्स के टूटी फूटी मरम्मत और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपको वृद्धि और निर्माणात्मक पोषक पदार्थ, और इसके तहत आपको प्रोटीन आता है। यानी कि यही प्रोटीन जीवों के शरीर के वृद्धि, निर्माण और टूटी फूटी सेल्स के मरम्मत और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? ये प्रोटीन। अब अनुवांशिक पोषक पदार्थ, तो अनुवांशिक पोषक पदार्थ उस पोषक पदार्थ को कहते हैं जो जीवों के शरीर में अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है या अनुवांशिक गुणों को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने में या स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। और इसी अनुवांशिक पोषक पदार्थ के तहत आपको न्यूक्लिक अम्ल आता है। यानी कि यही न्यूक्लिक अम्ल आपको जीवों के शरीर में अनुवांशिक गुणों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आगे जब हम पोषक पदार्थ का क्लास करेंगे, उसमें वसा किसे कहते हैं, वसा का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और ये मानव शरीर में किस प्रकार भूमिका अदा करते हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, और ये मानव शरीर में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं, आदि से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।